नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो आज का पहला प्रश्न है, तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कौन सा विभाग मिला है? आपके ऑप्शन है शहरी विकास, कृषि विकास, उद्योग विकास या शिक्षा। तो इसका सही जवाब है शहरी विकास मंत्री बने हैं तोखन साहू। तो याद रखिएगा, तोखन साहू जो कि बिलासपुर से सांसद, लोकसभा सांसद चुने गए हैं, उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, तोखन साहू। ठीक है, पहली बार ही ये सांसद बने हैं और पहली बार में ही इन्हें मोदी कैबिनेट या मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कैबिनेट तो नहीं बोलना चाहिए, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में, शहरी विकास राज्य मंत्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि शहरी विकास मंत्री कौन है, यानी कैबिनेट मंत्रालय में कौन शामिल है। तो कैबिनेट मंत्रालय में श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अब शामिल हैं शहरी विकास मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के कलेक्ट्रेट भवन को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया? आपके ऑप्शन हैं कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर या बलौदाबाजार। तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार में उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट भवन को आग के हवाले कर दिया। भारी नुकसान हुआ है कलेक्ट्रेट भवन को, लगभग जल गया है। इवन जो वहाँ पे 100 बाइक्स थी उनको हानि हुई है, 30 से अधिक कारों को नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी, दमकल की जो गाड़ी आई थी आग बुझाने, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। अब ये घटना क्यों हुई? माना जाता है कि जैत खाम जो है उस किसी स्थान के जैत खाम को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से सतनामी समाज में काफ़ी गुस्सा था, और जो सतनामी समाज के युवा हैं वो इस आंदोलन में सम्मिलित थे, विरोध आंदोलन में, और उसी के बाद ये स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए सीएम कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन हैं मोहन चरण मांझी, स्टीव विपिन पटनायक, नवीन पटनायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए सीएम बने हैं। आपको पता हो 4 जून की जो काउंटिंग थी उसमें उड़ीसा राज्य की जो विधानसभा थी उसकी भी काउंटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें ओडिशा में प्राप्त की थी, और इसलिए अब उनका मुख्यमंत्री वहाँ नियुक्त हुआ है। मोहन चरण मांझी नए सीएम बने हैं ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हॉकी की मेज़बानी करेगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड नामक आत्मकथा किसकी है? आपके ऑप्शन हैं एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस। तो इसका सही जवाब है बिल गेट्स। सोर्स कोड नामक आत्मकथा बिल गेट्स की है। बिल गेट्स आपको पता हो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं और विश्व के महत्वपूर्ण अरबपतियों में से एक हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न देशों में जो एनजीओस फर्म हैं वो चलाई जाती है और बहुत से वेलफेयर के कार्य किए जाते हैं। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा लिखी है, सोर्स कोड्स माई बिगनिंग्स ऐसा करके इसका नाम है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ किस तिथि को ली? तो इसका सही जवाब है 9 जून।
है ना। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले ये उपलब्धि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अब प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंदिरा गांधी भी 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ये सारे प्रधानमंत्री जो तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए, तो इनको याद रखिएगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली, तो इसमें 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी शामिल थे, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना। ये सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी भारत आए हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो इसका सही जवाब है 72 मंत्री प्रधानमंत्री सहित शामिल हुए, यानी प्रधानमंत्री को छोड़ दिया तो 71 थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सहित अगर बोला जाए तो 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से करीब कुछ मंत्रियों ने क्या कह सकते हैं आपका कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ ली। उस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री का प्रभार किसे मिला है? आपके ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी या निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब है एस जयशंकर। तो हमारे बहुत ही खास विदेश मंत्री रहे हैं एस जयशंकर, जिन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए और ऐसी बातें कही, ऐसे मंचों पे कही कि जो हमारे देश और हमारे कह सकते हैं भारत के सही पक्षों को सही जगह पे रखता है। तो एस जयशंकर जो हैं, इनकी सैवेज रिप्लाई के लिए हम इन्हें जानते हैं और ये देखने को हमें आगे भी मिलेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री के कार्यभार को संभाले हुए हैं, आगे भी संभालेंगे। नितिन गडकरी शहरी विकास जो रोड एंड कह सकते हैं सड़क परिवहन के जो मंत्री हैं वो भी अपने पद पर बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, ये भी अपने पद पर कंटिन्यू रहेंगी। इस तरीके से ये सारे मंत्री अपने कार्यभार को संभालेंगे। अब ये अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं 30, 31, 32 या 33। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में संपन्न हुआ। आप में से ज़्यादातर उम्मीदवारों ने जिन्होंने कमेंट किया, बिल्कुल सही कमेंट किया है, और सांग्रीला संवाद 2024 सिंगापुर में संपन्न हुआ है। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रायगढ़ पावर प्लांट का विस्तार किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अदानी पावर, टाटा पावर, JSW पावर, रिलायंस पावर। तो इसका सही जवाब है अदानी पावर। तो अदानी पावर को यह कार्य मिला है और 3500 करोड़
का ये प्रोजेक्ट है जो अदानी पावर के हाथ लगा है, और रायगढ़ पावर प्लांट का विस्तार करने की जो जिम्मेदारी है वो अदानी पावर ने अपने कंधे पे उठाई है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि अदानी जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अदानी पावर भी एक कंपनी है। ठीक है, उसके द्वारा ये विस्तार कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला में पाए जाने वाले कितने प्रकार की मछलियाँ विलुप्त हो चुकी हैं? तो इसका सही जवाब है 13 प्रकार की। तो बेलाडीला में पाई जाने वाली 13 प्रकार की मछलियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। अब ये रिसर्च कहाँ सामने आया? तो ये जो विभिन्न थीसिस जारी होते हैं उसी पे आधारित एक बेलाडीला पे आधारित थीसिस भी जारी हुई, जिसमें बताया गया कि विभिन्न नदी नालों के सूखने के कारण जो स्थानीय मछलियाँ थी जो केवल बेलाडीला में ही पाई जाती थी वो विलुप्त हो चुकी हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। ये जो है पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखद बात है ना, क्योंकि बेलाडीला में लगातार उत्खनन कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान हो रहा है, जैसे कि वन हो गए, नदियाँ हो गई। ठीक है, जो प्राकृतिक झीलें या पोखर थे उनको भी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकमा के कोंटा में किस खनिज के विशाल भंडार हैं? तो आपके ऑप्शन है काला ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट, नीला ग्रेनाइट या हरा ग्रेनाइट। इसका सही जवाब है काला ग्रेनाइट। काले ग्रेनाइट के विशाल भंडार कहाँ है? सुकमा के कोंटा में। परंतु पोलावरम बांध जो कि गोदावरी नदी पे बन रहा है, उसके बनने के बाद ये क्षेत्र डुबान क्षेत्र में आ जाएगा, जिसके कारण इन खनिज संसाधनों को फिर उसके बाद उत्खनन कर पाना संभव नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चिंता का विषय बना हुआ है कि कोंटा जिले के वही क्षेत्र जहाँ पे काले ग्रेनाइट के विशाल भंडार हैं वो पोलावरम के दायरे पे आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से कुछ प्रश्न हैं। क्लाउडिया शिनबाउम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका सही जवाब है मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको में क्लाउडिया शिनबाउम जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये निर्वाचित हुई हैं। तो ऐसे में जब भी कभी पहली महिला राष्ट्रपति या किसी देश की भी हों वो, है ना, अगर ऐसी कोई खबर आती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, और करंट अफेयर्स में जनरली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लाउडिया शिनबाउम का नाम याद रखिएगा, मैक्सिको का नाम याद रखिएगा, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंगापुर और मॉरिशस जो है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एफडीआई करते हैं भारत में, तो इन दोनों ही देशों का जो है नंबर प्रथम स्थान पे आ जाता है बीच बीच में, लेकिन पिछले आंकड़े में सिंगापुर टॉप पर रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? आपके ऑप्शन है 500, 600, 642, 700। इसका सही जवाब है 642। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? 642। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।